बात करते हैं उस फैसले की जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचाकर रख दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट खारिज कर दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 2010 से 2024 तक के बीच जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट अब अमान्य होंगे, लेकिन इस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीच चुनाव, आरक्षण पर तनाव। बंगाल में 17 सीटों का सवाल, अब आरक्षण पर बवाल। देश में 5 चरणों का रण संपन्न हो चुका है। 2 फेज की जंग अभी बाकी है। छठे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू है, लेकिन इसी बीच आरक्षण पर बवाल आसमान पकड़ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले से बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। जिस वक्त चुनावी रण में अपने अपने दावों और वादों से समीकरण साधने की कोशिश हो रही थी, ठीक उसी वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट खत्म कर दिए। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को नई लिस्ट तैयार करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट बेकार हो गए। नौकरियों के लिए अप्लाई करने में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करने का यह आदेश बड़ा है, लिहाजा अब ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। ममता का कहना है कि ओबीसी आरक्षण जारी है, हमेशा जारी रहेगा। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। বিজেপির রায়টা আমরা মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ममता सरकार ने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। चुनावी माहौल में अब नए मुद्दे को हवा दी जा रही है। बीजेपी हर मोर्चे पर ममता और उसके सहयोगी दलों को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही है। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? कलकत्ता के हाईकोर्ट ने कह दिया साफ कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं। और ममता जी क्या बोलती हैं? दिस इज रॉन्ग, हम तो कंटिन्यू करेंगे। कैसी चीफ मिनिस्टर है, कैसी मुख्यमंत्री है? शपथ लेती है আমি সংবিধানের রক্ষা করব, কি রক্ষা করব? Does not respect the constitution। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ने अब आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बंगाल से आए रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में जगह दी जा रही है। रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में घुसा दिया जा रहा है और घुसा कर उसको आधार कार्ड, वोटर कार्ड दे दिया जा रहा है और ओबीसी का कैटेगरी में घुसा भी दे रहा है ताकि उनको संरक्षण मिले। तो जो आज अदालत ने किया है एकदम ठीक किया है। जबरदस्त धक्का मिला है ममता बनर्जी का सरकार। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी इंडिया गठबंधन को पहले से ही घेरती आ रही है और अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में 2 चरणों का मतदान बाकी है। बंगाल में छठे चरण में 25 मई को 8 सीटों पर वोटिंग है और वहीं 7वें चरण में 1 जून को 9 सीटों पर मतदान होना है। लिहाजा अब इन दोनों चरणों के सियासी घमासान में आरक्षण वाली जंग तेज होने वाली है।
हालांकि छठे चरण के प्रचार का दौरा आज शाम को थम जाएगा, लेकिन बीजेपी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लिहाजा देखना होगा कि आरक्षण का रण किसका समीकरण बदलता है और किसका बिगाड़ता है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए और अब इस पर सियासत जमकर हो रही है। लेकिन आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, ये आपको हम बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि ये पूरा मसला और माजरा क्या। 2011 से नियमों के खिलाफ जो लिस्ट बनी है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी, पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश नहीं माने, ये कहा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए आरक्षण का सहारा लिया गया, वोट बैंक के लिए आरक्षण दिया गया, ये कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है। और यह भी कहा है कि मुस्लिमों की 77 श्रेणियों को पिछड़ा वर्ग में चुनना मुस्लिम समुदाय का ये अपमान है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बात भी कही है और यह भी कहा है कि ऐसा आरक्षण लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। बेहद तल्ख टिप्पणी भी हुई है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट से मौका मिला उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा, यानी कि जिनको मौका मिला उन पर असर नहीं होगा, लेकिन नए सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे। बात कर लेते हैं दिल्ली की सियासत की और स्वाति मालीवाल के आरोपों की। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में सियासी बवाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। केजरीवाल के माता पिता ने दिल्ली पुलिस को सुबह 11:30 बजे का समय दिया है। दिल्ली पुलिस को सीएम हाउस बुलाया गया है, लेकिन इसी बीच केजरीवाल ने भी स्वाति मालीवाल को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं। जो ये घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिल्ली पुलिस से करवाई है, इन षड्यंत्रों का जवाब दिल्ली के लोग अपने वोट से देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लड़िए, हम लोगों से लड़िए, लेकिन ऐसे काम मत कीजिए जिससे ईश्वर भी आपको माफ ना कर पाए। दिल्ली में 2 दिन बाद वोटिंग है, लेकिन उससे पहले मालीवाल वर्सेस केजरीवाल का मुद्दा हावी है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठजोड़ में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के लिए अब स्वाति मालीवाल गले की फांस बनती दिख रही हैं। 13 मई को केजरीवाल के घर पर क्या हुआ, दिल्ली पुलिस इसके तार जोड़ने में लगी है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस पिटाई कांड के और कितने किरदार हैं, इस बात से पर्दा उठना अभी बाकी है। अभी पिटाई कांड की जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंची थी, लेकिन अब केजरीवाल से होते हुए उनके माता पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल तक जांच का दायरा बढ़ चुका है। लिहाजा आज दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी। पुलिस को सुबह 11:30 बजे केजरीवाल के घर आने को कहा गया है। अपने माता पिता से पूछताछ को लेकर केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर यह दावा किया था, लेकिन शाम होते होते सीएम हाउस से यह खबर आई कि दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए आएगी। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, क्योंकि स्वाति ने मजिस्ट्रेट के सामने जो अपना बयान दिया है उसमें कहा है कि जब असॉल्ट होने से पहले वो घर के अंदर गई थी, तब सुनीता केजरीवाल और माता पिता दोनों मौजूद थे, उनसे मिलकर बाहर आ गई थी। सूत्रों का कहना है कि जब वो सीएम हाउस में दाखिल हुई थी तो सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता नाश्ता कर रहे थे, जिन्हें विश करके स्वाति ड्राइंग रूम में आ गई थी। इसलिए दिल्ली पुलिस अब इनका बयान दर्ज करना चाहती है। इसी बीच केजरीवाल ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी। केजरीवाल ने कहा, मैं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में निष्पक्ष जांच न्याय चाहता हूं, क्योंकि घटना के 2 पक्ष हैं। एक तरफ तो केजरीवाल ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है, तो वहीं पहली बार स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। मेरे कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई। मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हरण कराया गया, काटपीट के वीडियो लीक की गई, मेरी विक्टिम शेमिंग की गई, आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पर दोबारा आने दिया और सबूत से छेड़छाड़ की गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पर उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या ही होगी।
मैं इसे नहीं मानती। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी सवाल उठा रही है। पीएम मोदी पर पुलिस के जरिए केजरीवाल के माता पिता को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल से लड़ते लड़ते केजरीवाल से के प्रति अपने मन में दुर्भावना इतनी बढ़ा ली है प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नोटिस भेजकर बुलाया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके बूढ़े माँ बाप को तंग करने की, परेशान करने की एक ऐसी कोशिश की है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रधानमंत्री जी राजनीति के स्तर को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, राजनीति के स्तर को कहाँ तक गिराना चाहते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने माता पिता के समान समझा है। आज वो आदमी जो दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बना, आज उनके माता पिता पर अत्याचार हो रहा है। कि जो ये घटिया हरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, जो ये घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिल्ली पुलिस से करवाई है, इस घटिया हरकत का जवाब, इन षड्यंत्रों का जवाब दिल्ली के लोग अपने वोट से देंगे। स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बूढ़े माँ बाप घर पर थे और आप ड्राइंग रूम में लड़की को पिटवा रहे थे। बहुत बेशर्म बेटे हो, कम से कम बूढ़े माँ बाप की शर्म कर लेते। घर में ऐसा पाप क्यों किया? इस मामले में पुलिस की जांच भी तेज है। 21 मई को दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को मुंबई लेकर गई थी। मुंबई में 3 लोकेशंस पर विभव को ले जाया गया। इन्हीं 3 जगहों पर विभव के फोन की लोकेशन ट्रेस हुई थी। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। आरोप है कि विभव ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था। फोन, लैपटॉप और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को पहले ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। आज आरोपी विभव कुमार की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है, लिहाजा उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने मुंबई में छिपे कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट की अब तक की पूरी टाइमलाइन क्या है, कब कब क्या क्या घटनाक्रम यहां पर होता रहा है। देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 13 तारीख को यह पूरी घटना शुरू हुई। स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोप लगे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए। 14 तारीख को आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कबूला कि हां स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। 16 तारीख को स्वाति की शिकायत पर विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसके बाद 17 को मजिस्ट्रेट के सामने जो स्वाति का बयान था वो दर्ज किया गया। और आगे बढ़े तो 17 मई को सीएम हाउस का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ चीजें दिखाई दी और 18 तारीख को 12:48 पर विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया, सिविल लाइन थाने ले जाया गया। 18 तारीख को ही विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट से मिली, 5 दिन कस्टडी हुई और 21 मई को विभव को मुंबई ले गई दिल्ली पुलिस और वहां पर जांच पड़ताल की। 22 तारीख को केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी स्वाति मालीवाल को लेकर। स्वाति ने पहली बार केजरीवाल पर सीधे सवाल उठाए, स्वाति मालीवाल की तरफ से सवाल उठाए गए और ये पूरी टाइमलाइन है जो पूरी तस्वीर बनाती है। और आज दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने जाएगी। 11:30 बजे का वक्त तय हुआ है। अब बात करते हैं पुणे हिट एंड रन केस की। इस मामले में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है और अब नाबालिग आरोपी 5 जून तक बाल सुधार गृह में ही रहेगा। जुवेनाइल कोर्ट ने पहले नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी थी, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा तो जुवेनाइल कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया। लेकिन नाबालिग आरोपी को वयस्क ठहराने को लेकर आदेश का इंतजार है। खौफनाक रफ्तार, 2 इंजीनियर्स की मौत और आरोपी शहर के अमीर बिल्डर का बिगड़ैल नाबालिग बेटा। महाराष्ट्र के पुणे में बीते शनिवार और रविवार की रात को शराब के नशे में इस बिल्डर के बेटे ने 2 जिंदगियों को रौंद डाला। जो 12वीं पास होने की खुशी में नशे में चूर था, जिसने अपनी महंगी कार पोर्श से बाइक सवार 2 इंजीनियर्स अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा को पीछे से टक्कर मार दी। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बिल्डर के आरोपी बेटे को कुछ शर्तों पर जब जमानत दी तो देश में जबरदस्त गुस्सा फूटा। पुलिस ने आरोपी बेटे की जमानत के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की तो सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने का फैसला लिया गया है। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक रिमांड होम में रखा जाएगा।
नाबालिग आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग आरोपी का एडल्ट ट्रायल हो या नहीं, इस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव हुआ था, रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था। उस एप्लीकेशन में पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, उनको जो जमानत दी गई थी 19 मई 2024 को, उसको मॉडिफाई करके एक रिहैब होम में उसको शिफ्ट किया जाए। उस एप्लीकेशन पे बहस हुई, हमने भी हमारा जो कहना था दलीलें हमने रखी। उसके बाद ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को 5 जून 2024 तक एक रिहैब होम में रखा जाए। हमारा केस है कि इस आरोपी को फुल नॉलेज में था कि जो उसकी कंडक्ट है, दारू पीने की, पार्टी करने की, फिर एक महंगी गाड़ी में पतले सड़क पे बिना नंबर प्लेट के एक बहुत ही हाई स्पीड में चलने, जहाँ पे लोग रहीवासी, जहाँ पे आम नागरिक घूम रहे हैं, उसकी इस कंडक्ट से लोगों की जान जा सकती थी। इस नॉलेज के तहत उसने ये एक्ट किया है, उसकी ये कंडक्ट है। इसलिए 304 जिसमें 10 साल की सजा है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो उससे हुआ है, वो उसने किया है। इसलिए 304 के अंतर्गत ट्रायल हो, ये हमारा केस है। पूरे सभी पहलुओं की जांच की जा रही है एंड जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस केस में गिरफ्तार 6 लोगों में से 3 को पुणे सेशंस कोर्ट ने 24 मई यानी आज तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। पहले हैं विशाल अग्रवाल, जो नाबालिग आरोपी के पिता हैं। दूसरे हैं जयेश बोनकर और तीसरे हैं जितेश शवनी। ये दोनों बार संचालक हैं जिन पर नाबालिग को शराब परोसने का आरोप है। सरकारी वकील ने विशाल अग्रवाल की 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी शख्स फरार नहीं है और उनको 41A के तहत नोटिस नहीं भेजा गया है। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो उस वक्त विशाल अग्रवाल को ले जा रही पुलिस वैन पर स्याही फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने स्याही फेंकने वालों को हिरासत में लिया। नाबालिग आरोपी के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। नाबालिग ने दुर्घटना से पहले पब में बैठकर कथित रूप से शराब पी थी। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज है। हरियाणा के पंचकुला में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इस केस में नए आरोप की भी एंट्री हुई है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी से विधायक प्रजाकत तानपुरे की पत्नी सोनाली तानपुरे ने ट्वीट कर नाबालिग आरोपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कल्याणी नगर में हुए कार हादसे के बाद मुझे एक बार फिर वो बातें याद आ गई। कल्याणी नगर हादसे का आरोपी और मेरा बेटा एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस समय मेरे बेटे को कुछ छात्रों की रैगिंग के कारण काफी परेशानी हुई थी। मैंने इन बच्चों की शिकायत उनके अभिभावकों से की थी, लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार इन बच्चों की वजह से मुझे मेरे बेटे का स्कूल बदलना पड़ा। उन घटनाओं का बुरा असर आज भी मेरे बेटे के दिमाग पर है। अगर उस समय बुरी प्रवृत्ति वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाता तो शायद इतना भयानक अपराध नहीं होता। इन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पुणे की इस घटना के बाद अवैध पब पर कार्रवाई तेज हो गई है। पुणे के पॉश इलाके कोरेगांव पार्क में अवैध तरीके से बने पब पर बुलडोजर चला है।